हमारा आज का लेक्चर भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम वाली बुक का 3 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट बैंक, जनरल बैंक की डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह, देन कॉमर्शियल बैंक और थर्ड था हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज़, संपत्तियों और दायित्वों का प्रबंध, बैंकों की संपत्तियां और दायित्वों का प्रबंध। अब फोर्थ चैप्टर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई में सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये रखता है कि इसकी स्थापना कैसे हुई। तो एक्चुअली में आरबीआई के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाएं, जितनी भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके नियंत्रण और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय बैंक आवश्यक होता है। भारत में भी केंद्रीय बैंक की आवश्यकता काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी और इसके लिए समय समय पर काफ़ी सुझाव भी दिए गए, काफ़ी रिकमेंडेशंस भी आई, काफ़ी बैंक को एक केंद्रीय बैंक का दर्जा भी दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे गए थे, लेकिन उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। उस समय मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार के द्वारा और साख का नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। फिर धीरे धीरे इसमें ये माना जाने लगा कि मुद्रा और साख को नियंत्रित करने की दोहरी नियंत्रण पद्धति को समाप्त किया जाए और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। इसके लिए सिफारिशें की गई और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। 1933 में गोलमेज सम्मेलन में भारत में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया और सभी सुझावों के फलस्वरूप भारतीय विधायिका सभा में 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिस पर 6 मार्च 1934 को वायसराय ने अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। यानी हमारी मेमोरी में जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य और कारण क्या थे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देश में मुद्रा और साख का समुचित प्रबंध करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट था। सेकंड, रुपए के आंतरिक और बाहरी मूल्य में स्थिरता लाना। थर्ड, देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना। फोर्थ, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। फिफ्थ, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना। सिक्स, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। सेवेंथ, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। और लास्ट, व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना। तो ये 7-8 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको मेन माना गया और जिनकी आरबीआई की जो स्थापना की गई उसके मेन उद्देश्य और कारण सामने आए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूंजी और स्वामित्व, कैपिटल एंड ऑनरशिप ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी। इसकी अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में विभाजित थी। यानी आरबीआई की जो पेडअप कैपिटल है, जो इशूड कैपिटल है, जो हमारी मेन इसकी जो अधिकृत और निर्गमित पूंजी है वो 5 करोड़ रुपए थी और जिसको 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में विभाजित थी।
इन 5 लाख शेयर्स में से 2,20,000 रुपये मूल्य के 2200 शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम अंश धारण योग्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक था और बैंक की शेष पूंजी पर निजी अंशधारियों का अधिकार था। रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता था। एक गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर के अलावा अन्य संचालकों की नियुक्ति निजी अंशधारियों द्वारा की जाती थी। लेकिन देश की मौद्रिक और राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के विधान में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि सरकार केंद्रीय संचालन या संचालक मंडल की नीति से असहमत हो तो सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना के समय से ही इसके राष्ट्रीयकरण की मांग की जाने लगी और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके पक्ष में काफ़ी अधिक जनमत और भी प्रबल हो गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। फरवरी 1947 में रिजर्व बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया और सितंबर 1948 में भारतीय संसद में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो है 1 जनवरी 1949। सरकार ने बैंक के अंशधारियों को प्रत्येक 100 रुपये के अंश के लिए 118 रुपये 10 आने यानी 62 पैसे का मुआवजा देने का निर्णय किया। मुआवजे की रकम में से 18 रुपये यानी 62 पैसे प्रति अंश की दर से नगद भुगतान किया गया और शेष 100 रुपये के बदले 3% ब्याज वाले सरकारी बॉन्ड दिए गए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन और प्रबंध, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के संगठन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, केंद्रीय संचालन मंडल, सेकंड स्थानीय मंडल और थर्ड रिजर्व बैंक के कार्यालय। तो फर्स्ट है हमारा केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान है। यह बैंक के मैनेजमेंट हेतु उत्तरदायी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 20 होती है। केंद्रीय संचालक मंडल का गठन निम्न प्रकार से होता है। इसमें एक गवर्नर जो कि रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए भारत सरकार के द्वारा की जाती है और इसकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। 4 डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति भी 5 साल के लिए की जाती है और इनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। संचालक मंडल के अन्य 15 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इनमें 4 निदेशक चारों स्थानीय मंडल से मनोनीत किए जाते हैं और 10 निदेशक व एक सरकारी अधिकारी भारत सरकार अलग से मनोनीत करती है। यानी 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर अलग, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर,
10 डायरेक्टर और 4 डायरेक्टर अलग, जो चारों स्थानीय मंडल में से होते हैं, और एक सरकारी अधिकारी होता है। इस तरह से इसमें 20 सदस्यों की संख्या होती है। 10 डायरेक्टर्स में प्राय वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र और सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं। सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडल की सदस्यता काल में ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। बाकी 10 निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय के लिए संचालक बना रह सकता है। गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन रिजर्व बैंक की संपूर्ण शक्ति गवर्नर में होती है। चारों डिप्टी गवर्नर बैंक के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में गवर्नर की सहायता करते हैं। इनकी देखरेख में बैंक के विभिन्न विभागों का कार्य होता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक फुल टाइम ऑफिसर होते हैं, जो अपना पूरा समय बैंक के प्रशासन में लगाते हैं। शेष संचालक केवल पार्ट टाइमर होते हैं तथा उन्हें मीटिंग्स में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और भत्ता भी दिया जाता है। केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। चारों डिप्टी गवर्नर तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी केंद्रीय संचालक मंडल की मीटिंग्स में भाग लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मत विभाजन के समय इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अतः केंद्रीय संचालक मंडल के 20 में से केवल 15 डायरेक्टर्स को ही मतदान का अधिकार होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर द्वारा मनोनीत डिप्टी गवर्नर द्वारा संचालक मंडल की सभा की अध्यक्षता की जाती है और उसे मतदान देने का अधिकार भी होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लोकल बोर्ड्स या स्थानीय मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। इनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है। ये पुनः नियुक्त भी किए जा सकते हैं और स्थानीय मंडल के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को चलाने और उनकी देखरेख करने का उत्तरदायी होता है। स्थानीय मंडल के सदस्य समय समय पर क्षेत्रीय और अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रिजर्व बैंक के कार्यालय, ऑफिसेज ऑफ आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मेन ऑफिस मुंबई में है। इसके अतिरिक्त मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली में भी स्थानीय मंडलों के कार्यालय है। इसके अतिरिक्त बैंक ने श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गंगटोक, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, रायपुर, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, पूना, हैदराबाद, पणजी, बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। देश में जहां आरबीआई की शाखाएं नहीं हैं, वहां भारतीय स्टेट बैंक अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय व्यवस्था को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स क्या है। प्रशासनिक विभाग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग इसके निम्नलिखित है। फर्स्ट है मुद्रा प्रबंध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट।
इसे नोट निर्गमन विभाग भी कहते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना और आंतरिक अंकेक्षण करना होता है। सेकंड है बैंकिंग विभाग, बैंकिंग डिपार्टमेंट। ये विभाग वे समस्त कार्य करता है जो आरबीआई को बैंकों के बैंक और सरकार के बैंकर के रूप में करने होते हैं। तीसरा पॉइंट है साख नियोजन विभाग, क्रेडिट प्लानिंग डिपार्टमेंट। यह विभाग देश के वाणिज्य बैंकों की साख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और देश की साख आवश्यकताओं से संबंधित बजट का निर्माण करता है। फोर्थ पॉइंट है बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। यह विभाग देश में बैंकों के सुव्यवस्थित परिचालन और विकास से संबंधित है। इसके लिए यह विभाग बैंकों को लाइसेंस देने, बैंकों का निरीक्षण करने, उनके स्थिति विवरणों की जांच करने और बैंकों के एकीकरण आदि कार्य संपन्न करता है। फिफ्थ पॉइंट है विनिमय नियंत्रण विभाग, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। यह विभाग विनिमय दर निर्धारण, विदेशी मुद्रा के लेन देन तथा भुगतान संतुलन से संबंधित समस्त कार्यों की देखरेख करता है। सिक्स्थ पॉइंट है विधि विभाग, लीगल डिपार्टमेंट। यह विभाग आरबीआई को कानूनी परामर्श देने, समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश और विज्ञप्तियों का तैयार करने का कार्य करता है। सेवेंथ पॉइंट है कृषि साख विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। यह विभाग कृषि साख से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ पॉइंट औद्योगिक साख विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट। यह विभाग राज्य वित्त निगमों को परामर्श देने और लघु और मध्यम उद्योगों को साख उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। नाइन्थ पॉइंट है व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजटरी कंट्रोल। यह विभाग बैंक के व्यय तथा बजट नियंत्रण का कार्य करता है। टेंथ पॉइंट है गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, नॉन बैंकिंग कंपनीज डिपार्टमेंट। इस विभाग का कार्य गैर बैंकिंग कंपनियां तथा वित्तीय संस्थाओं की देखरेख और जांच करना होता है। 11वां पॉइंट है सांख्यिकी विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विस। यह विभाग मौद्रिक और आर्थिक विषयों पर शोध करने और उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। 12वां पॉइंट है आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। इस विभाग का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करके नीति निर्धारण करना है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा 13 अन्य विभाग, अदर डिपार्टमेंट्स। आरबीआई के उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त और भी कई विभाग हैं, जैसे परिसर विभाग, प्रेस संपर्क विभाग, सेवी वर्गीय नीति विभाग इत्यादि। ये सब आज जो हमने डिस्कस किया है वो है कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, आरबीआई की पूंजी और स्वामित्व, कैपिटल और ओनरशिप क्या है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, आरबीआई का संगठन और प्रबंध क्या है और आरबीआई के प्रशासनिक डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आज के लिए इतना ही।